हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो अप्लाइड साइकोलॉजी है वो क्या होती है, इसका मीनिंग क्या है, और थोड़ा सा हम हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ चुके हैं। हिस्ट्री में मैंने आपको ये बताया था कि 20वीं सेंचुरी से पहले इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई। अब मैं बात करूँगी आफ्टर 20 सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में इसके साथ क्या हुआ था, कैसे इसकी बिगनिंग हुई थी। तो 1901 में विलियम स्टर्न है, स्टर्न का नाम हम सब ने सुना हुआ है। इन्होंने विटनेस एस्ट्रोनॉमी साइकोलॉजी के अंदर थ्योरीज और मेथड्स का यूज़ किया, उसको यूसेज को एक्सप्लेन किया कि किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद 1903 में 2 बुक पब्लिश हुई। सबसे पहले थी थ्योरी ऑफ एडवर्टाइजिंग और सेकेंड थी थ्रोनडाइक ने जो दी थी एजुकेशन साइकोलॉजी, और दोनों के अंदर अप्लाइड साइकोलॉजी की इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन किया गया। फिर 1907 में विटमन आए। विटमन ने स्कूल स्टूडेंट्स के ऊपर काम किया और स्कूल स्टूडेंट्स की जो लर्निंग और बिहेवियर प्रॉब्लम्स थी उनको ठीक करने के लिए साइकोलॉजिकल मेथड्स का यूज़ करा। इन्होंने एक साइकोलॉजिकल क्लिनिक मैगज़ीन को स्टार्ट किया और इस मैगज़ीन के अंदर इन्होंने डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट के बारे में बात करी। किसके थ्रू? साइकोलॉजिकल मेथड के थ्रू कि किस तरह से हम जो प्रॉब्लम्स हैं लर्निंग और बिहेवियरल से संबंधित उनको ठीक कर सकते हैं। दैट्स वाई विटमर को जो फादर ऑफ स्कूल और क्लिनिकल साइकोलॉजी भी बोला गया। इसी के साथ साथ 1908 में स्कॉट ने साइकोलॉजिकल मेथड्स का जो यूज़ है वो केमिस्ट्री के अंदर शुरू कर दिया था। 1908 में प्रिंस है। प्रिंस ने भी साइकोलॉजिकल जो मेथड्स हैं इनका यूज़ किया साइकोपैथोलॉजी के अंदर। पैथोलॉजी के बारे में हम लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा ही है। साइकोपैथोलॉजी इज़ रिलेटेड टू मेंटल डिसऑर्डर्स। इसके अंदर आपका फोबिया, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ओसीडी, ये सब आपकी जो मेंटल से संबंधित, मानसिकता से संबंधित प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, वो सब आती है। और इसको हम किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं मेथड्स का यूज़ करके, ये हमें प्रिंस ने बताया। फिर इसके बाद 1908 में पार्सन आए और उन्होंने सबसे पहले वोकेशनल गाइडेंस का कंसेप्ट दिया, और इसी के साथ साथ इन्होंने जो पूरा का पूरा फोकस है वो साइकोलॉजी के एप्लीकेशन के ऊपर किया। 1908 में मैंस्टरबर्ग आए। मैंस्टरबर्ग ने जो लॉ है ना सिर्फ साइकोलॉजी से रिलेटेड बल्कि इन्होंने कानूनी क्षेत्रों में किस तरह साइकोलॉजी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है उसके बारे में बताया। इसी के साथ साथ 1913 में इन्होंने एक और बुक लिखी, इसका नाम था साइकोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी बुक। इसमें क्या था, इस बुक के अंदर किस तरह से हम एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छा बिहेवियर करके उनकी जो वर्क प्रोफिशिएंसी है उसको बढ़ा सकते हैं, उनके एबिलिटीज़ को बढ़ा सकते हैं, उनका सिलेक्शन कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने डिस्कस किया। इसके बाद 1917 के अंदर पहली रिसर्च मैगज़ीन आई जिसका नाम था जर्नल ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। इसी के साथ साथ 1919 में ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी को यूज़ किया गया। सबसे पहले यूज़ में जो आई इसके अंदर इसका यूज़ किया गया किस चीज़ के अंदर? एम्प्लॉयमेंट की सिलेक्शंस के अंदर। इसी के साथ साथ जो सबसे पहला वर्ल्ड वॉर हुआ, वर्ल्ड का जो सबसे पहला वर्ल्ड वॉर हुआ उसमें जो आर्मीज़ के लोगों का सिलेक्शन किया गया, सेना की भर्ती के लिए सिलेक्शन किया गया, उनकी इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी और एप्टीट्यूड को चेक करने के लिए भी साइकोलॉजी मेथड्स का यूज़ किया गया। इसके बाद 1920 में विटमर ने वोकेशनल गाइडेंस क्लिनिक ओपन करा जहाँ पर प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन किया जा सकता था थ्रू साइकोलॉजिकल मेथड्स। इसी के साथ साथ इन्होंने यहाँ पर एक और बुक पब्लिश की जिसका नाम था द साइकोलॉजी फंक्शंस न्यूरोसिस फाइन। तो इस तरह इन्होंने कई बुक्स के बारे में लिखा और उन बुक्स के अंदर इन्होंने डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में बात की कि किस तरह से हम साइकोलॉजी मेथड्स का यूज़ करके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। फिर इसके बाद 21st सेंचुरी में क्या हुआ, 1921 में टर्मन का नाम हम सब ने सुना है। इन्होंने जीनियस स्टडीज़ करी स्कूल में जाकर और स्कूल्स में स्कूल स्टूडेंट के ऊपर साइकोलॉजी मेथड्स का यूज़ करके उनके एबिलिटीज़ का पता लगाया। इसी के साथ साथ 1921 में हार्मन रोशाक का नाम हम सब ने सुना है। रोशाक ने इंक ब्लो टेस्ट दिया था पर्सनैलिटी का, और इस पर्सनैलिटी टेस्ट के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स का पता लगा सकते हैं, किसी की पर्सनैलिटी पैथोलॉजी का पता लगा सकते हैं। इसके बाद 1924 में द यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने क्या किया, इन्होंने जो पूरा का पूरा फोकस है वोकेशनल गाइडेंस के ऊपर किया। इसी के साथ साथ 1925 में आर्मी कैंडिडेट्स के सिलेक्शन में भी
जो साइकोलॉजी टेस्ट हैं उनका यूज़ होना शुरू हो गया। इसी के साथ साथ 1925 में वॉटसन ने एक्सप्लेन करा कि जो एक बच्चे की डेवलपमेंट होती है पर्सनैलिटी की, उसके अंदर साइकोलॉजी जो एनवायरनमेंट है हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये वॉटसन के वर्ड्स थे कि आप मुझे बच्चे ला कर दो, मैं उन्हें कुछ भी बना सकता हूँ, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर। इसी के बाद 1928 में मिड ने ये बोला कि एनवायरनमेंट तो रिस्पॉन्सिबल होता है, इसी के साथ कुछ सोशल फैक्टर्स होते हैं, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। नेक्स्ट के अंदर 1933 के अंदर इन्होंने एसोसिएशन कंसल्टिंग साइकोलॉजी ये इन्होंने पब्लिश किया, दैट इज़ ये कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, जहाँ पर प्रोफेशनली इसको एक ब्रांच के रूप में इस्टेब्लिश किया गया। 1938 में मरे और मॉर्गन आए, इन्होंने TAT का एक टेस्ट दिया, दैट इज़ थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, और ये भी आपका पर्सनैलिटी का टेस्ट है जो कि आपके पर्सनैलिटी ट्रेड्स के बारे में, और अगर आपको कोई पैथोलॉजी है दिमागी रूप से या आपके व्यक्तित्व के अंदर कुछ प्रॉब्लम है उसके बारे में हमें बताता है। नेक्स्ट 1938 के अंदर अमेरिका के अंदर अमेरिकन एसोसिएशन फॉर अप्लाइड साइकोलॉजी, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। इसको डिवाइड करने का मतलब ये था कि जो अप्लाइड साइकोलॉजी है यहाँ पर यूज़ की जाती है, जैसे क्लिनिकल में, कंसल्टिंग में गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अंदर, एजुकेशन की फील्ड में और इंडस्ट्रियल एरियाज़ में। इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी साइकोलॉजिकल टेस्ट का यूज़ किया जाने लगा सिलेक्शंस और प्रमोशन के लिए, जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं उनके सिलेक्शन और प्रमोशन के लिए इसका यूज़ किया जाने लगा। इसी के साथ साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के साथ साथ इसका एक नई डेवलपमेंट हुई, और जो अप्लाइड साइकोलॉजी है उसको एक अलग ब्रांच के रूप में जाना जाने लग गया था, और एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स में भी हम मेथड्स का यूज़ करते थे, काउंसलिंग सेशंस का यूज़ करते थे, जिसके द्वारा प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन किया जाता था। देन 1964 में राइट्समैन ने 84 आइटम स्केल बनाया जो ह्यूमन नेचर को समझने में हेल्प करता था। इसी के साथ 1978 में इतना सब होने के बाद अब जो साइकोलॉजी है उसको हेल्थ साइकोलॉजी में भी वहाँ पर भी यूज़ किया जाने लगा। क्यों? क्योंकि मेंटल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन था। इसी के साथ अगर आप फिज़िकल में अपनी डाइट को ठीक कर लेते हो तो वहाँ पे भी साइकोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट रोल देखा गया, और हेल्थ साइकोलॉजी के एक नई ब्रांच को इस्टेब्लिश किया। दैन इसी के साथ लॉफ्ट्स ने 1979 में आई विटनेस टेस्टोनॉमी साइकोलॉजी में भी इसका रोल बताया। देन लाज में भी जो हमारा कानून है वहाँ पर भी साइकोलॉजी का यूज़ होने लगा, और उसकी एक नई ब्रांच भी इस्टेब्लिश होगी, दैट इज़ फोरेंसिक साइकोलॉजी। इसी के साथ साथ पॉलिटिकल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल्थ एंड क्लिनिकल सेटिंग्स, इन सब जगह पर जो साइकोलॉजी है के मेथड्स हैं इनका पूरी तरह से यूज़ किया जाने लगा। और अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ क्षेत्र हैं जहाँ जो ये फील्ड्स हैं इसी से रिलेटेड चीज़ें होंगी, कहाँ कहाँ पर इसको और एजुकेशन फील्ड में किस तरह यूज़ किया जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पे एप्लीकेशन बतानी है। देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है, अप्लाइड साइकोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो किस तरह से कहाँ पर इसका यूज़ किया जा रहा है उसके बारे में हम कल और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे।